समायरा का दृष्टिकोण। समायरा अद्वैत शेखावत। नाम कमरे में ऐसे गूंजा जैसे किसी ने कोई शाही ऐलान कर दिया हो। मैंने आईने से नजर उठाई, एक पल के लिए खुद को देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। मीशा। मैंने माथा पकड़ लिया। बस भी करो, सुबह से यही नाम सुन रही हूं मैं। और सुनोगी भी, मीशा ने गर्व से कहा, क्योंकि ये नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना शायद कोई नाम नहीं लगता। वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और आईने में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। समायरा शेखावत, उसने फिर दोहराया, धीरे, खींचकर, जैसे किसी कविता की आखिरी पंक्ति हो। उफ। पूरी महारानी वाली फील। सोफे पर बैठी काव्या ने तुरंत हामी भरी। सच कहूं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों के नाम हमेशा से साथ लिखे जाने के लिए बने हों। हे भगवान! मैंने आंखें बंद कर लीं। तुम दोनों को कोई दूसरा विषय नहीं मिलता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। कमरा हंसी से भर गया और मैं चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। आईने में दिखती लड़की मुझे खुद थोड़ी अजनबी लग रही थी, क्योंकि वो चमक रही थी, सचमुच चमक रही थी। ये मेकअप की चमक नहीं थी, न गहनों की, न उस गहरे लाल लहंगे की जिसमें मैं सजी बैठी थी। ये अंदर की चमक थी, वो जो सिर्फ तब आती है जब दिल उम्मीदों से भरा हो, जब भविष्य डराने के बजाय बुलाता हुआ लगे, जब किसी का नाम सुनकर होंठ अपने आप मुस्कुरा उठे। नीचे से आती संगीत की धीमी धुनें कमरे तक पहुंच रही थीं। रिश्तेदारों की हंसी, बर्तनों की खनक, बच्चों की भागदौड़, सब मिलकर एक ऐसी आवाज बना रहे थे जो सिर्फ शादियों में सुनाई देती है। आईने के चारों तरफ लगी फेरी लाइट्स कमरे को सुनहरी चमक दे रही थीं। ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे चमेली के फूल अपनी मीठी खुशबू फैला रहे थे। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि यकीन करना मुश्किल था। ये सपना था, और सबसे खास बात, ये सपना मेरा चुना हुआ था। तो काव्या ने आगे झुकते हुए कहा, कल सुबह जब तू आधिकारिक तौर पर मिसेस अद्वैत शेखावत बन जाएगी, तब कैसा लगेगा? मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। मिसेस अद्वैत शेखावत। शब्द मेरे भीतर उतर गए। मैंने नजरें झुका लीं। पता नहीं, इतना भी मत शर्मा, मीशा ने तुरंत टोका। बताओ ना। मैं हल्का सा हंसी। अजीब लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और शायद, मैं रुक गई, शायद थोड़ा डर भी लगेगा। डर? मीशा ने ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो। किस बात का डर? शादी है मीशा, मैंने धीमे से कहा। जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर मीशा ने हाथ हवा में लहराया। बकवास, बिल्कुल बकवास। मैं हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि जिस लड़के से तू शादी कर रही है ना, वो उंगलियों पर गिनाने लगी। हैंडसम है, सभ्य है, पैसों वाला है, तेरी हर बात सुनता है, तुझ पर जान छिड़कता है, और सबसे बड़ी बात, वो नाटकीय अंदाज में रुकी। तुझे देखकर वैसे मुस्कुराता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। अद्वैत, सिर्फ उसका नाम ही काफी था। वो परफेक्ट नहीं था, बहुत जिद्दी था, बहुत बहस करता था। कई बार मुझे इतना चिढ़ाता था कि उसका फोन काटने का मन करता था। लेकिन वो सुनता था, सच में सुनता था। मेरी बातों को, मेरे डर को, मेरी खामोशियों को। उसके साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी और जैसा बनना पड़ेगा। मैं जैसी थी, वो मुझे वैसा ही चाहता था। उसके साथ, मैंने धीरे से कहा, मुझे सुरक्षित महसूस होता है। कमरा अचानक शांत हो गया। काव्या की मुस्कान नरम पड़ गई। बस, उसने कहा, यही तो प्यार है। मेरी आंखें भर आईं। मीशा ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। उसने नाक सुड़कने की एक्टिंग की। अब मैं रोने वाली हूं। काश मुझे भी कोई ऐसा मिले, जो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराए, जो मेरी सारी बेवकूफियां झेले, जो वो तो भगवान भी नहीं झेल पाएंगे, मैंने बीच में कहा, और कमरा फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन सच में, इस बार काव्या की आवाज गंभीर थी। हर किसी को प्यार नहीं मिलता, और हर किसी को अपना प्यार चुनने का मौका भी नहीं मिलता। मेरे सीने में गर्माहट फैल गई। प्यार और अपनी पसंद, यही तो था, यही सब कुछ था। बस देखना, मीशा ने आंख दबाई, कल के बाद तू हमें भूल जाएगी। कभी नहीं, मैंने बिना सोचे जवाब दिया। तुम दोनों के बिना तो मैं आधा दिन भी नहीं निकाल सकती। तभी, थक थक
दरवाजे पर दस्तक हुई, तीखी, अचानक। कमरे की सारी हंसी जैसे एक झटके में रुक गई। मौसी होंगी? मीशा खड़ी हो गई। चलो दुल्हन रानी, अब तेरे सपनों का राजकुमार इंतजार कर रहा होगा। दोनों हंसती हुई बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। संगीत, हंसी, रोशनी, खुशियाँ, सब। मैंने पलक झपकाई। एक बार, फिर दूसरी बार। कमरा अब भी वहीं था, लेकिन खाली, डरावनी तरह से खाली। न मीशा, न काव्या, न हंसी, न खुशी। सिर्फ मैं और आईने में बैठी एक लड़की, जो थकी हुई लग रही थी, टूटी हुई लग रही थी। टेबल पर रखे चमेली के फूल सूख चुके थे, मुरझा चुके थे। रोशनी ठंडी थी, बेजान। और तब सच्चाई ने फिर से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो आज नहीं था, वो अभी नहीं था। वो एक साल पुरानी याद थी, एक ऐसी याद जो आज भी मेरे भीतर सांस लेती थी। अद्वैत बाहर मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। नीचे कोई जश्न नहीं था, कोई प्रेम कहानी अपने सुखद अंत तक नहीं पहुंच रही थी। वो कहानी तो बहुत पहले मर चुकी थी। एक और दस्तक हुई, इस बार धीमी, नरम। समायरा? माँ की आवाज़ थी। बेटा, तैयार हो? मैंने आंखें बंद कर लीं। एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से खड़ी हो गई। आज का लहंगा भी खूबसूरत था, सफ़ेद और सुनहरा, बेमिसाल, शानदार, और इतना भारी जैसे उसे रेशम से नहीं, मजबूरियों से बुना गया हो। दरवाज़ा खुला। माँ अंदर आईं। उन्होंने मुझे देखा, बस देखा। माएँ अक्सर वो देख लेती हैं जो दुनिया से छिप जाता है। सब ठीक है ना? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जो पिछले एक साल में मेरी सबसे बड़ी आदत बन चुकी थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा, फिर अपनी आंख का थोड़ा सा काजल लेकर मेरे कान के पीछे लगा दिया। अब मेरी बच्चियों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मेरे गले में कुछ अटक गया। जी माँ, बस इतना ही कह पाई, क्योंकि सच बोलती तो शायद रो पड़ती। मंडप तक का रास्ता कभी इतना लंबा नहीं लगा था। हर कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ से बंधा हुआ था। ऊपर सुनहरे झूमर जगमगा रहे थे, सफेद और सुनहरे फूल पूरे हॉल में सजे थे। चमेली की खुशबू हवा में तैर रही थी, तबले की थाप पूरे माहौल को भर रही थी। मेहमान मुस्कुरा रहे थे, लोग फुसफुसाकर तारीफ कर रहे थे। कितनी खूबसूरत लग रही है, क्या जोड़ी है। मल्होत्रा परिवार से रिश्ता होना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन किसी ने नहीं देखा मेरी कांपती उंगलियां, मेरी भारी सांसें, मेरे धीमे पड़ते कदम। शादी बड़ी नहीं थी, ज्यादातर मेहमान परिवार के करीबी लोग थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हों। मैं मंडप तक पहुंची और उसे देखा, आरव मल्होत्रा। वो वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, बिल्कुल वैसा जैसा उसे होना चाहिए था। उसकी शेरवानी बेदागा थी, उसका चेहरा भावहीन, लेकिन जब उसकी नज़र मुझसे मिली, उसकी आंखों में एक हल्की सी नरमी उतर आई। उसने बहुत हल्के से सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। मैंने भी वैसा ही किया। आरव परफेक्ट था, कम से कम दुनिया की नज़रों में। सभ्य, सफल, सम्मानित, शक्तिशाली परिवार से आने वाला। वो आदमी जिसके लिए माता पिता सपने देखते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक अजनबी था। एक ऐसा अजनबी जिससे मैं शादी करने जा रही थी। हमारी कहानी प्यार से शुरू नहीं हुई थी, न चोरी छिपे मुलाकातों से, न लंबी फोन कॉल्स से, न सपनों से। हमारी कहानी शुरू हुई थी बंद कमरों में, व्यावसायिक बैठकों में, फुसफुसाहटों में, समझौतों में और प्रतिष्ठा बचाने की कोशिशों में। ये शादी एक रिश्ता नहीं थी, एक सौदा थी। मैं उसके बगल में खड़ी हो गई, और तभी आरव की उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों से छू गईं। मैं अनायास पीछे हट गई। उसने महसूस किया, मैंने देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। हम ठीक रहेंगे, उसने इतना धीमे कहा कि सिर्फ मैं सुन सकी। मुझे नहीं पता था वो मुझे भरोसा दिला रहा था या खुद को। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मैं शब्द दोहराती रही, लेकिन मेरा मन कहीं और था। हर फेरे के साथ मुझे लग रहा था जैसे मेरे भीतर कुछ बंद हो रहा हो। हर वचन के साथ एक और दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो रहा था। क्या आरव महसूस कर सकता था? वो नाम जो मैं कभी जुबान पर नहीं लाती, वो प्यार जिसे मैंने जिंदा दफना दिया था। मैं उससे शादी क्यों कर रही थी जब मेरा दिल अब भी किसी और का था? क्योंकि प्यार ने मुझे एक बार पहले ही तबाह कर दिया था। कुछ परिकथाएं शुरू होने से पहले खत्म हो जाती हैं,
और कुछ दुल्हनें 2 बार मुस्कुराती हैं, एक बार प्यार के लिए और दूसरी बार जिंदा रहने के लिए। लेकिन तभी कुछ बदल गया, बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म, फिर भी इतना कि मेरी सांस अटक गई। हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे पूरे हॉल ने एक साथ सांस रोक ली हो। मेरी गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ गई। मैं स्थिर हो गई। नहीं, मैंने खुद को समझाया, तुम थकी हुई हो, भावुक हो। आज का दिन आसान नहीं था, लेकिन मेरी धड़कन मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। धक, 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 और फिर वो एहसास, किसी की मौजूदगी का, किसी की निगाहों का, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी नज़र अपने आप उठी, पंडित जी के पार, अग्नि के पार, मेहमानों के पार, सीधे हॉल के प्रवेश द्वार की ओर। कुछ नहीं था, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं है। लेकिन दिल दिल अब भी बेकाबू था। क्यों? मैंने कुछ देखा नहीं था, कुछ सुना नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान दरवाजे पर खड़ा हो, इंतजार करता हुआ। और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी आंखें शायद धोखा खा सकती थीं, मेरा दिमाग भी। लेकिन मेरा दिल हमेशा वो पहचान लेता था जिसे दुनिया का कोई शोर छुपा नहीं सकता। पंडित जी के मंत्रों की आवाज पूरे मंडप में गूंज रही थी, स्थिर, लयबद्ध, पवित्र, ऐसी ध्वनि जो मन को शांति देनी चाहिए थी। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। मेरे सामने यज्ञ की अग्नि जल रही थी, उसकी लपटें हवा के साथ नाच रही थीं, सुनहरी, उजली, जीवंत। मंडप सफेद गुलाबों और चमेली के फूलों से सजा हुआ था। ऊपर झूमरों की रोशनी पूरे हॉल को जगमगा रही थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल परफेक्ट, जैसा लोग अपनी शादी के लिए सपना देखते हैं। फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी उंगलियां कसकर आपस में भींच लीं। गहरी सांस लो, समायरा, बस एक गहरी सांस। आज एक नई शुरुआत होनी थी, जिंदगी का नया अध्याय, आरव के साथ। अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन। लेकिन कुछ अतीत ऐसे होते हैं जो पीछे छूटते ही नहीं। मेरी नज़र अग्नि पर टिक गई, लपटें धुंधली होने लगीं, और अगले ही पल मैं इस मंडप में नहीं थी। मैं 1 साल पीछे चली गई थी, एक दूसरे मंडप में, एक दूसरी शादी में, उसी लहंगे में, उसी जोड़े में, उसी उम्मीदों के साथ, और उसी मूर्ख विश्वास के साथ कि प्यार हमेशा जीतता है। तब मैं खुश थी, सचमुच खुश, इतनी खुश कि मुस्कुराते मुस्कुराते गाल दर्द करने लगते थे। मुझे याद है, मैं उसका इंतजार कर रही थी, अपने भविष्य के सपने देख रही थी। एक घर, एक परिवार, एक साथ, हमेशा के लिए। अद्वैत, उसका नाम आज भी मेरे भीतर किसी पुराने जख्म की तरह चुभता था। मुझे उसकी मुस्कान याद थी, उसकी बातें याद थीं, उसके वादे याद थे। और फिर मुझे वो दिन याद आया जब सब कुछ टूट गया था। उसकी आंखों की ठंडक, उसकी आवाज़ की बेरुखी, वो पल जब उसने मेरी तरफ देखकर कहा था कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, कि मैं सिर्फ एक जरिया थी, एक हथियार, एक बदला। उसके पिता की मौत के लिए वो मेरे परिवार को जिम्मेदार मानता था, और उसने बदला मुझसे लिया, मेरी दुनिया तोड़कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर, मेरे सपनों को कुचलकर। उस दिन के बाद जो हुआ था, वो आज भी मेरे सीने में दफन था। लोगों की फुसफुसाहटें, तरस भरी निगाहें, अखबारों की खबरें, समाज की बातें। एक दिन मैं दुल्हन थी, और अगले दिन एक तमाशा। मैंने आंखें बंद कर लीं। बस, अब नहीं। वो कहानी खत्म हो चुकी थी। मैं आज आरव से शादी कर रही थी, अद्वैत से नहीं। आरव, जो मेरे बगल में खड़ा था, शांत, संयमित, सम्मानजनक। भले ही वो मेरे लिए अब भी एक अजनबी था, लेकिन उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। पंडित जी ने अगली रस्म के लिए कहा। मैंने अपना घूंघट ठीक किया और खुद को वर्तमान में लौटाने की कोशिश की। तभी कुछ बदला, बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म, लेकिन इतना कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हॉल का माहौल बदल गया। लोगों की बातचीत धीमी पड़ गई, जैसे अचानक किसी ने कमरे की हवा बदल दी हो। और फिर मुख्य दरवाजे खुल गए। भारी लकड़ी के दरवाजों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। धीमे, मापे हुए, आत्मविश्वास से भरे कदमों की आहट सुनाई दी। नहीं, नहीं, कृपया नहीं। मैंने धीरे से सिर उठाया, और मेरी दुनिया थम गई। अद्वैत सिंह शेखावत, वो मेरे विवाह मंडप में खड़ा था। मेरी सांस अटक गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। क्यों? वो यहाँ क्या कर रहा है?
मैं उसे वर्षों से जानती थी। वो जहाँ भी जाता था, सबकी नज़रें उसी पर चली जाती थीं। लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पुराने घाव को फिर से खोल दिया हो। वो काले रंग के सूट में था, हमेशा की तरह सलीकेदार, हमेशा की तरह प्रभावशाली। समय ने उसे बदला नहीं था। अगर कुछ बदला था, तो बस इतना कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैंने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। शायद उसने मुझे नहीं देखा होगा। शायद वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। शायद मिस्टर मल्होत्रा। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं ठिठक गई। आरव उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ने हाथ मिलाया। मिस्टर शेखावत। अद्वैत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट। मेरे भीतर राहत की लहर दौड़ गई। बिजनेस। बस बिजनेस। वो मेरे लिए नहीं आया था। वो कोई तमाशा करने नहीं आया था। वो अपना काम करेगा और चला जाएगा। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी कुछ बदल गया। अद्वैत की नजरें हॉल में घूमने लगीं। मेहमानों पर, सजावट पर, मेरे परिवार पर, और फिर मुझ पर। मेरे पेट में अजीब सा खालीपन उतर गया। नहीं, उसने पहचान लिया। मैं महसूस कर सकती थी। वो धीरे धीरे पूरी तस्वीर समझ रहा था। उसकी नजरें मेरे पिता पर रुकीं, मेरी माँ पर, फिर आरव पर, और आखिर में मुझ पर। भले ही मेरा चेहरा घूंघट के पीछे था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। सीधे, बिना पलक झपकाए। हवा भारी हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अद्वैत के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जिसे कभी मैंने प्यार समझा था, लेकिन अब जानती थी, वो मुस्कान तब आती है जब वो किसी को चोट पहुंचाने वाला होता है। मेरा दिल डूब गया। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। पूरा हॉल खामोश हो गया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई हिला तक नहीं। मैं चाहती थी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। जड़, बिल्कुल जड़। अद्वैत मेरे सामने आकर रुक गया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें लोगों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, कृपया नहीं। लेकिन उसने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। उसकी उंगलियां मेरे घूंघट के किनारे तक पहुंचीं, और अगले ही पल उसने घूंघट हटा दिया। पूरा हॉल हाँफ उठा। मेरे चेहरे से पर्दा हट चुका था। मैं उजागर हो चुकी थी, मेहमानों के सामने, अपने परिवार के सामने, और सबसे बढ़कर उसके सामने। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखता रहा, बस देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे से वो नकाब हटा। उसकी आंखों में हैरानी थी, खालिस हैरानी, जैसे उसे भी यकीन नहीं हुआ हो, जैसे किसी और के नाम की दुल्हन बने। मुझे देखना उसकी उम्मीदों में नहीं था। लेकिन वो पल जल्दी बीत गया, बहुत जल्दी, और उसकी जगह फिर वही पुराना अद्वैत लौट आया। ठंडा, घमंडी, निर्दयी। उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। तो, उसने कहा, दुल्हन तुम हो। मेरा गला सूख गया। उसकी नज़र मेरे लहंगे पर गई, गहनों पर गई, मंडप पर गई, और फिर वापस मुझ पर टिक गई। वही लड़की, उसने धीरे से कहा, जिसके पास कभी सब कुछ था। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं, और जिसने सब कुछ खो दिया। शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन मैं चुप रही। मैं उसे अपनी तकलीफ नहीं दिखाने वाली थी। अब नहीं, कभी नहीं। अद्वैत के चेहरे पर झुंझलाहट की हल्की रेखा उभरी। फिर उसकी नज़र मेरे परिवार पर गई, और मेरे भीतर कुछ तन गया। नहीं, उन्हें इसमें मत घसीटो। लेकिन उसने वही किया। दिलचस्प है, उसकी आवाज़ में झर था। एक समय था जब सिंगानिया परिवार से रिश्ते जोड़ने के लिए लोग लाइन लगाते थे। उसने चारों तरफ देखा, फिर हंसा। और आज उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी करनी पड़ रही है। मेरे पिता का जबड़ा भींच गया। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, और शायद यही उसकी हिम्मत बढ़ा गया। वाह! वो ताली बजाने जैसा अभिनय करते हुए बोला, कितना शानदार सौदा है। एक व्यापारिक समझौते को शादी का नाम दे दो और सब ठीक। मेरे भीतर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन वो अभी रुका नहीं था। उसकी नज़र सीधे मेरे माता पिता पर थी। बताइए, उसने धीमे से कहा, अपनी बेटी को मोहरा बनाना कितना मुश्किल था? बस, कुछ टूट गया, पूरी तरह। 1 साल तक मैं चुप रही थी। 1 साल तक सब सहा था। अपमान, दर्द, ताने, लेकिन अपने परिवार के लिए एक शब्द भी नहीं। नहीं,
ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उससे पहले कि मैं सोच पाती, उससे पहले कि कोई मुझे रोक पाता, मेरा हाथ उठा और चटाक, आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। तेज, स्पष्ट, निर्दयी। अद्वैत का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। पूरा हॉल जम गया। मेरी हथेली जल रही थी, लेकिन मेरे भीतर का गुस्सा उससे कहीं ज्यादा तेज था। धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसने वापस मेरी तरफ देखा। उसके गाल पर मेरी उंगलियों का निशान उभर आया था। उसकी आंखों में अविश्वास था, खालिस अविश्वास, क्योंकि इतने वर्षों में मैंने कभी उसे थप्पड़ नहीं मारा था। उस दिन भी नहीं, जब उसने मेरा दिल तोड़ा था। उस दिन भी नहीं, जब उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन आज, आज कुछ अलग था। मैं वो लड़की नहीं थी जिसे वो पीछे छोड़ गया था। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा, बिना डरे, बिना झुके, बिना रोए। और पहली बार, बहुत लंबे समय में, अद्वैत सिंह शेखावत के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। पूरा हॉल खामोश था। हर कोई देख रहा था, हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति एक बात समझ चुका था। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी अब शुरू हुई थी। डियर लिसनर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस कहानी के अगले चैप्टर्स को और जल्दी लेकर आने में बहुत मदद करता है। और अगर आप अनविलिंगली हिस को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वॉटपैड अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां आपको कहानी के कंप्लीटेड चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी लिसनिंग।